वेलकम टू इकोनॉमिक्स की दुनिया। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आराम से जानेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Aggregate demand represent the total quantity of goods and services demanded by all sectors of an economy at a given price level and in given period. Aggregate demand वो होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को पूरे इकोनॉमी में जो डिमांड की गई हो। मतलब समझा आपने। एग्रीगेट डिमांड वो होता है कि जो मतलब जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरी एक नेशन की जो रिक्वायरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की एक इकोनॉमी में जो डिमांड की गई हो किसी एक प्राइस लेवल पर और किसी एक गिवन पीरियड पे। बात समझ में आ गया आपको। एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को जो डिमांड की गई हो, डिमांडेड बाय सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सेक्टर डिमांडेड बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो पूरे सेक्टर्स के मतलब डिफेंस से, एजुकेशन से, हेल्थ से, इटीसी जितने इकोनॉमी सेक्टर्स होते हैं उन सब से जो डिमांडेड की गई होती है एक प्राइस लेवल पर और एक पर्टिकुलरली एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर जो डिमांड की गई होती है वो एग्रीगेट डिमांड होता है। बात समझ में आ गया। एग्रीगेट डिमांड वो होता है जो एक नेशनल लेवल पर डिमांड की जाती है। भाई साहब, पब्लिक एक चीज जब डिमांड करती है ना तो एक नेशनल लेवल पर डिमांड करेगी तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इसके दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंजप्शन। ये किस किस चीजों से एक्सप्रेस होता है? कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एंड नेट एक्सपोर्ट से। लेकिन एक बात याद रखना, नेट नेट एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है। अब कुछ लोग पूछेंगे ये नेट एक्सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है वो चीजें जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती हैं, मतलब खरीदारी एक नेशनल लेवल पर। ठीक है, जैसे इंडिया तेल का, फ्यूल का क्या करता है? फ्यूल को क्या करता है भाई साहब? फ्यूल का इंपोर्ट करता है। ठीक ना, फ्यूल को इंपोर्ट करता है तो वो इंपोर्ट हो गया। और हम किस चीज को एक्सपोर्ट करते हैं? मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। बात समझ में आ गया। नेट एक्सपोर्ट में होता है, लेकिन इसमें हमें क्या करना होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होता है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को हमें माइनस कर देने होते हैं तो वो नेट एक्सपोर्ट आएगा। ये हम आपको आगे पढ़ा देंगे। तो ये समझने वाली इसमें क्या बात थी? ये किस किस चीजों से एक्सप्रेस्ड होता है? कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से और नेट एक्सपोर्ट से। चलिए थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द एग्रीगेट डिमांड कर्व टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड। देखना, एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना। क्या चीज को ध्यान रखना है? जो इसका डिमांड कर्व होता है, ये जो कर्व होता है ये टिपिकली डाउनवर्ड होता है, ये नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है? इंडिकेटिंग, ये किस चीज को, ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। ये किस चीज को वो कर रहा है? ये किस चीज को शो करता है? ये शो कर रहा है ओवरऑल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड की गई हो। ये स्लोप उस चीज को शो कर रहा होता है। समझे आप क्या बोल रहा है? एक बार फिर से याद रखिएगा। द एग्रीगेट डिमांड कर्व टिपिकली स्लोप्स डाउनवर्ड। जो डिमांड एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। और ये डाउनवर्ड किस चीज को शो कर रहा होता है? ये शो कर रहा होता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड कर्व। बात समझ में आ गया? इसमें 3 पॉइंट बन रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इन तीनों पॉइंट का। पहला पॉइंट कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड वो होता है जो रिप्रेजेंट करता है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहां पर रिप्रेजेंट करता है टोटल गुड्स और सर्विसेज को? बाय ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल एंड गिवन पीरियड। ओके, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये किस किस चीजों से एक्सप्रेस की जाती है, किस किस चीजों से शो होती है? कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एंड नेट एक्सपोर्ट से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि ये इसका एक डिमांड कर्व होता है। हाँ होता है भाई। ये किस तरफ होता है? ये
डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है ओवरऑल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया सबको आराम से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कॉन्सेप्ट क्या है एग्रीगेट डिमांड के, अब हम वो पढ़ते हैं। पहला है भाई कंजप्शन। ठीक है, ये कुछ कंजप्शन है, बताते हैं कंजप्शन होता क्या है। चलिए कंजप्शन पढ़ते हैं। कंजप्शन इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड बाय हाउस होल्ड्स। कंजप्शन वो होता है जो किस चीज को इंक्लूड करता है, जो हाउस होल्ड के द्वारा एक्सपेंड की गई हो, किन किन चीजों पर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, एक्सपेंड कंजप्शन वो होता है जो हाउस होल्ड की तरफ से एक्सपेंड की गई हो, मतलब इन खरीदारी की गई हो जिस पर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, लेकिन इसमें क्या नहीं जुड़ते हैं, परचेजेस ऑफ न्यू हाउसिंग। ठीक है, सिर्फ गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन एक्सक्लूड कर देंगे परचेजेस ऑफ न्यू हाउसिंग। चलिए, कंजम्पशन इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर्स मेड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग। कंजम्पशन वो होता है जो हाउस होल्ड्स के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर की जाती हैं, एक्सपेंड की जाती हूँ। ठीक है, लेकिन परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग पर उसको काउंट नहीं करेंगे। It compasses a wide range of items such as food, clothing, durable goods. Durable goods means cars and appliances, and services. Services में क्या होती है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। बात समझ में आ गई, कंजप्शन क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। कंजप्शन इंक्लूड करेगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मींस फूड को, क्लोथिंग को, ड्यूरेबल गुड्स को, और सर्विस में क्या क्या लेता है, वो हेल्थ केयर लेता है और एजुकेशन लेता है। भाई सबको समझ में आ रहा है ना, चलो ठीक है। तो ये होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन हाउस होल्ड्स की तरफ से किए जाते हैं, कोई भी भूलेगा नहीं। कंजम्पशन किन की तरफ से होते हैं, हाउस होल्ड की तरफ से होते हैं। किन किन चीजों पर होते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे होते हैं। गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे, फूड आ जाएगी, क्लोथिंग आ जाएगी, ड्यूरेबल गुड्स आ जाएंगे। ठीक है, सर्विसेज में क्या क्या लेता है, हेल्थ केयर लेता है और एजुकेशन लेता है। भाई सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट अब पढ़ते हैं मेन। एडी, एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड कि क्या क्या आता है, सी कंजम्पशन हमने पढ़ लिया, आई इन्वेस्टमेंट हम पढ़ेंगे, जी, जी मतलब क्या होता है गाइस, बताओ बताओ बताओ। जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। भाई यही तो बताया था तुमको, नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो मींस एक्स मींस एक्सपोर्ट्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोर्ट्स को, और एम किसको रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट्स को। तो वही तो है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये चीज होती है एडी। किन किन चीजों में आता है, कंजम्पशन हमने पढ़ लिया, अब हम इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, अब इसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट माइनस हम इंपोर्ट पढ़ेंगे। चलो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमने कंजम्पशन पढ़ लिया। कंजम्पशन क्या होता है सभी को पता चल गया, हाउस होल्ड की तरफ से की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। गुड्स में आ जाएगा फूड, क्लोथिंग, ड्यूरेबल, जो भी कार अप्लायंसेस हो जाते हैं, लेकिन न्यू हाउसेस, परचेजिंग न्यू हाउसेस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और सर्विसेज में जो हम हेल्थ केयर सेक्टर्स को, हेल्थ को लेते हैं और एजुकेशन को लेते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे चटाक से। इन्वेस्टमेंट डिनोट्स एज आई, हमने सब यहाँ पर पढ़ लिया था भैया, हमको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट आई। ठीक है, includes expenditures on various types of capital goods such as machinery, equipment, structures and residential construction। अब वहां पर हमने आया था कि कंजम्पशन में हमने परचेज ऑफ न्यू हाउसेस को तो मना कर दिया था, तो वो कहाँ जुड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट में जुड़ता है भाई। जाहिर सी बात है ना, जमीन खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, तुम कंजम्पशन नहीं कर रहे हो, तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना पैसा कहीं पे लगा रहे हो, मतलब अपने फ्यूचर के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए तुम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, प्रॉफिट ढूंढ रहे हो उसमें। तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, इन्वेस्टमेंट में ऐड होती हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या क्या होता है, सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर्स एंड रेसिडेंशियल
कंस्ट्रक्शन, समझ गए ना, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मतलब घर गृहस्थी, समझ में आ गया बात। तो वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द context of aggregate demand, investment refers to spending on capital goods and not financial investment like stocks and bonds। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे नोट करने की जरूरत ये है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किस चीज को रिफर करता है, वो कैपिटल गुड्स पर रिफर करता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स आपने देख लिए ना, ये होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। लेकिन वो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को रिफर नहीं करता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को वो रिफर नहीं करता है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को हटा देंगे, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स को हटा देंगे, हम सिर्फ कैपिटल्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स में ही हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स आर नॉट अलाउड, हम उसको इसमें काउंट इन्वेस्टमेंट में नहीं करते हैं। तो फटाक से एक बार रिवीजन करते हैं। इन्वेस्टमेंट में हमने क्या जाना, इन्वेस्टमेंट पहला पॉइंट वो आई से डिनोट होता है, दूसरा वो वेरियस कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंड की जाती हैं। कौन कौन सी वेरियस कैपिटल गुड्स होते हैं, मशीनरी, मशीन हम प्लांट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हुआ, इक्विपमेंट खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट हुआ, हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट हुआ, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे हम स्टॉक खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, वो हमें शेयर मार्केट वाला खेल इधर नहीं करना है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीसरे पर आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, फटक से जानेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिनोट्स एज जी, हम सब जानते हैं भाई, हमने पहले पढ़ लिया है, तुम आगे बताओ क्या होता है। आगे ये होता है कि हाँ, इंक्लूड्स वेरियस एक्सपेंडिचर सच एज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या होता है भाई साहब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, defense spending, education, healthcare and other government services, ये होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या क्या होते हैं, वो होते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल भाई, रोड सड़कें ये सब तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है। डिफेंस स्पेंडिंग, ठीक, हम मिसाइल खरीद रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। एजुकेशन, जो भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, फ्री बुक, फ्री लैपटॉप, ये एजुकेशन के ऊपर आते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर, सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल्स प्रोवाइड करनी हो गई, कोरोना वायरस में जो कैंपेनिंग हो गई, ठीक, और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी हमें स्कीम्स गवर्नमेंट की चलती हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में काउंट होता है। सबको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, 3 लाइन में बता रहा हूँ। गवर्नमेंट पहला है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी से डिनोट होता है, ठीक है। किन किन चीजों पर ये एक्सपेंड की जाती है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, डिफेंस स्पेंडिंग हो गई, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, चलो वो जानते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट्स, भाई ट्रांसफर पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लाइक सोशल सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, समझ में आ गया। इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस पेमेंट डू नॉट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। सोशल सिक्योरिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये सब चीजें गुड्स एंड सर्विसेज पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, सही बात है। एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विस, क्या गुड्स एंड सर्विसेज पर रिप्रेजेंट कर रही होते भाई, एजुकेशन सेक्टर्स, हेल्थ पे, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। वो हम कंजप्ट कर रहे हैं, वो हमारी कंजम्पशंस हैं, तभी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम चीजें उठा रहे हैं। जो स्कीम चलती हैं वो भी हम कंजप्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो भी कंजम्पशन में आते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होती हैं, ओके। ये बात में समझ में आ गई। चलो अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, नेट एक्सपोर्ट, इसका सबको इंतजार था। चलिए नेट एक्सपोर्ट्स पर आते हैं, क्या होता है नेट एक्सपोर्ट मींस, चलो नेट एक्सपोर्ट्स, एनएक्स, द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोर्ट्स मींस गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू अदर कंट्रीज, समझ में आ गया। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, यही याद कर लो, एक्सपोर्ट मतलब बेचना। एंड इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंपोर्ट्स मतलब खरीदना। एक्सपोर्ट मतलब हम कोई चीजें भेज रहे हैं, मसाले हम बेच रहे हैं, इंपोर्ट मतलब हम कोई चीजें खरीद रहे हैं, तेल हम खरीद रहे हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्चुअल
होता क्या है, ये कैसे चलता है, थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ट्रेड सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस मीन्स होता है प्रॉफिट, डेफिसिट मतलब होता है घाटा। ठीक है, चलो। इफ एक्स, एक्स मीन्स बताओ बताओ बताओ, एक्स मीन्स, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम इंपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। एक्स माइनस एम और ग्रेटर देन अगर जीरो होता, अगर ये कंडीशन आती है, चलो याद रखो, अगर ये कंडीशन आती है जिसमें ये बोल रहा है कि x माइनस एम ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट अगर जीरो से ग्रेटर होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो द कंट्री हैज ट्रेड सरप्लस, कंट्री उस समय प्रॉफिट की कंडीशन में जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द कंट्री। बिल्कुल, द कंट्री हैज ट्रेड सरप्लस, ट्रेड को वो मतलब उसने इस बार खरीदारी कम की है और बिक्री ज्यादा की है। ठीक है, खरीदारी कम की है, हमने बिक्री ज्यादा की है। इसका मीन्स है कि हम एक्सीड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड देयर इज अ नेट इनफ्लो ऑफ मनी इनटू द कंट्री। देखो, अब लोग कहेंगे कि इसमें मनी का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, भाई जाहिर सी बात है ना, अगर हमारे घर से सामान ज्यादा बिकेगा तो पैसा अंदर आएगा, और हम अपने घर में सामान ज्यादा खरीदेंगे तो पैसे बाहर जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, तुम अपने घर से सब्जी वगैरह खरीदते हो तो तुम पैसे बाहर मार्केट में दे रहे हो ना, तो तुम्हारी मनी ऑफ फ्लो इनकम कम हो रही है। लेकिन वही सब्जी तुम अपने घर में पैदा करते हो, अपने खेत में पैदा करते हो और तुम बेचते हो, तो पैसे बाहर से अंदर आ रहे हैं ना, तो भाई ग्रेटर देन जीरो है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को जितना टोटल तुमने बेचा है और जितना तुमने टोटल खरीदा है उसको माइनस कर दो, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो जा रहा है मींस भाई तुम सरप्लस की कंडीशन में हो। ठीक है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट की कंडीशन में। जाहिर सी बात है भाई, पैसे अगर हमारे हाथ में ज्यादा रहेंगे तो हम ज्यादा उस्ताद रहेंगे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है इफ एक्स माइनस एम लेस देन जीरो, ठीक है, जीरो से नीचे रहता है तो द कंट्री हैज ट्रेड डेफिसिट, वो घाटे की कंडीशन में। दिस इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड देयर इज अ नेट आउटफ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द कंट्री। यहाँ इनफ्लो हो रहा था, अंदर आ रहा था, यहाँ आउटफ्लो, भाई बाहर पैसे ज्यादा हो गए हैं, है ना। अब तुमने सब्जी ज्यादा खरीद ली, अब घर पे तुम उगाते उगाते हो नहीं, खेत वेत है नहीं, तुमने पैदा किया नहीं, तुमने बेचा नहीं, उल्टा तुम खरीद के लेके आ रहे हो खाने के लिए, पैसे बाहर ज्यादा जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं, तो आउटफ्लो ऑफ इन मनी ज्यादा होगा, बाहर पैसे जा रहे हैं, तो तुम डेफिसिट की कंडीशन में रहोगे क्योंकि तुम्हारे हाथ में पैसे कम है। बात सबको समझ में आ गई ना, ये यही पॉइंट है। तो हमें कंट्री को अगर सरप्लस की कंडीशन में रहना है तो भाई ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करनी होगी और इंपोर्ट कम से कम चीजों पे करना होगा। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट, हमारी पॉलिसीज मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब चीजों पर ज्यादा बिलीव करती है, इंडियन चीजों पर ज्यादा बिलीव करती है। ये जितनी ज्यादा होंगी, ये जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा हमारा पैसे हमारे घर पर रहेंगे, और जितने ज्यादा पैसे हमारे पर रहेंगे हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग उतनी ज्यादा होगा, लोग अच्छे से अच्छा कंज्यूम कर चुके होंगे, अच्छे से अच्छा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल चुका होगा, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, देखो, पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एज इट रिप्रेजेंट एडिशनल डिमांड फॉर अ कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने में, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक एडिशनल डिमांड को फॉर अ कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो दूसरे दुनिया के लोग हैं, जो दूसरी दुनिया है, जो दूसरी वर्ल्ड है, वो उनके एडिशनल डिमांड्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, निगेटिव नेट एक्सपोर्ट ट्रेड डिफिसिट कैन डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड एज मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री टू पे फॉर इम्पोर्ट्स। जाहिर सी बात है भाई, जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो कम होगी क्योंकि हमारे ही घर से पैसे बाहर जा रहे हैं, हमारे घर से पैसे बाहर जा रहे हैं ना, हम कम चीजों की डिमांड करेंगे, हमारे पास ज्यादा पैसे रहेंगे तो हम ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्रीगेट डिमांड सबको समझ में आ चुका है। अब हम आते हैं एग्रीगेट
सप्लाई के ऊपर। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्री Aggregate supply represent the total quantity of goods and services that produce in an economy are willing and able to supply at different price levels. Aggregate supply वो होता है जो total quantity of goods and services होते हैं जो produce हो रही हैं अपनी economy में, और जो सप्लाई हो रही हैं, जो बहुत सारे प्राइस लेवल पर सप्लाई हो रही है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। मीन्स दैट aggregate supply represent the total quantity of goods and services. aggregate demand, aggregate supply क्या है? जो पूरे goods and services बने हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। that produce in an economy, जो इकोनॉमी में goods and services प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक। और किस चीज को willing and able to supply at different price level, एंड जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, जो चीजें सप्लाई हो रही हैं, किन किन प्राइस लेवल पर सप्लाईज हो रही हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ बनती हैं। एग्रीगेट सप्लाई मतलब डिमांड हो रहा है तो सप्लाई भी तो उतनी ज्यादा होगी। एक इकॉनमी में जब किसी चीज की हाई डिमांड हो रही है हर एक चीजों की, तो हर एक चीजों की हाई सप्लाई भी होगी। तो हाई सप्लाई हो रही है, लैपटॉप बन रहे हैं, फोन्स बन रहे हैं, पेन्स बन रहे हैं, पेंसिल बन रहे हैं, तो जो डिफरेंट प्राइस लेवल्स हैं उन सबको देखना, ठीक है, उनके सप्लाई को देखना, वो विलिंग को देखना कि कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो एग्रीगेट सप्लाई में आता है। Aggregate supply curve is typically divided into short run aggregate supply and long run aggregate supply। देखो सप्लाई जो होता है एग्रीगेट सप्लाई है वो दो चीजों में डिवाइड कर दी गई है। पहला डिवाइड किया गया शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में, जो कम समय में हमें चीजों की पूर्ति कर दे, मतलब हमें कम समय में चीजों की डिमांड हो रही है तो वो एग्रीगेट शॉर्ट रन सप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में आ जाएगा। और जो चीजें हमें एक लंबे समय के बाद मिले वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में आ जाएगा। चलिए हम इसके डिफरेंस को आराम से समझाते हैं। पहला है कि क्या है एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। In the short run, the level of production can be influenced by factors such as changes in input prices, technology and overall level of demand। जो शॉर्ट रन एग्रीगेट होता है वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, वो किन किन चीजों से चेंज होता है। देखिए, जो इनपुट प्राइसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है, कैसी टेक्नोलॉजी है, वो शॉर्ट टर्म चीजें वैसी ही चेंज होंगी। और ओवरऑल लेवल ऑफ डिमांड, किस लेवल का डिमांड हो रहा है। मैंने पहले बोला था ना कि अब हाई डिमांड, एकदम एक बैग किसी चीज की डिमांड उठ गई है तो भाई वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में आएगा, कि मतलब उसकी जल्दी जल्दी पूर्ति करो, तो वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई वो डिमांड पर चल रही होती है कि ओवरऑल लेवल ऑफ डिमांड कैसा चल रहा है। हाँ, मीडियम चल रहा है तो मीडियम सप्लाई चल रही है, एकदम हाई हाई डिमांड हो गया तो हाई सप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। अब प्राइसेस कैसे चलती हैं, हाई चल रही हैं कि लो चल रही हैं, टेक्नोलॉजी कैसी है आपके पास, ठीक है, टेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों की आपके पास है। भाई अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो अच्छी सप्लाई भेजोगे ही मार्केट में, जाहिर सी बात है। टेक्नोलॉजी ही नहीं रहेगी तो सप्लाई धीरे होगी। तो ये इन इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। आपको इन पॉइंट में याद रखना है कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पहला किस चीज से, इनपुट प्राइसेस से इन्फ्लुएंस होती है, टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस होती है और ओवरऑल लेवल ऑफ डिमांड से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ देखो इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, ठीक है, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। अगर ये डाउनवर्ड है, बात को समझना, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है किन के बीच में, ये शो कर रहा होता है ओवरऑल प्राइस लेवल, मतलब प्राइस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, महंगा चल रहा है कि सस्ता चल रहा है, और क्वांटिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड की गई है, ठीक है। अगर कर्व डाउनवर्ड कंडीशन में है, अगर कर्व डाउनवर्ड कंडीशन में है तो ये पॉजिटिव सिंबल है, मतलब बेहतरीन चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं चल रही है किन के बीच में। और ये डाउनवर्ड किसके किसके चीजों को इंडिकेट करता है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल प्राइस लेवल एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। जो प्राइस लेवल है और जितने टोटल गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए हैं, ये उनके बीच के ये रिलेशन को ये शो कर रहा होता है, ये कर्व उनके रिलेशन को शो कर रहा है। बात समझ में आ गया। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, शॉर्ट रन पॉइंट्स में याद रखते हैं। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, वो प्राइस, इनपुट ऑफ प्राइसेस से, टेक्नोलॉजी से, ओवरऑल लेवल ऑफ डिमांड से, ठीक ना।
फोर्थ पॉइंट क्या होता है, इसके जो कर्व्स होते हैं वो डाउनवर्ड होते हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंडिकेटिंग दे रहा है, किन के बीच में, ओवरऑल प्राइस लेवल के बीच में और टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितने सप्लाइड हुए हैं उनके बीच में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? In long run, the level of production is determined by the factors such as technology, resources, and the overall efficiency of economy. हाँ, जाहिर सी बात है, लॉन्ग रन है मतलब एक लंबे समय पर एक पॉलिसी बना रहे हो आप सप्लाई करने की, सब चीजों की पूरी हो जाए, तो वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? वो इन्फ्लुएंस होती है प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी, किस लेवल की आपके पास टेक्नोलॉजी है, बात समझ रहे हैं ना आप, क्या रिसोर्सेस हैं आपके पास, और क्या इफिशियंसी है आपकी इकोनॉमी की प्रोड्यूस करने की, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ योर इकोनॉमी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है, आज के ज़माने की 5G टेक्नोलॉजी है, तो आप एक अच्छी चीज़ें सप्लाई करोगे, मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, ये सब चीज़ें, और रिसोर्सेज हैं आपके पास, मतलब आप अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास वो रिसोर्स हैं जिस चीज़ों को आप मेक करके पब्लिक की डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक अच्छी इकोनॉमी है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, पैसा नहीं रहेगा तो ये रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अपने कुछ काम के ही नहीं आएंगे। पैसा है, अगर आपके पास अच्छी इफिशियंसी है इकोनॉमी की, तो आप एक अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाओगे, एक अच्छे से अच्छे रिसोर्स को डेवलप करोगे, जाहिर सी बात है, रिसोर्स को डेवलप करोगे, तो ये सारी चीजें लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में आती हैं। ये किस चीजों से, किन किन फैक्टर्स पर चलती हैं? टेक्नोलॉजी पर, रिसोर्सेस पर और इफिशियंसी ऑफ इकोनॉमी पर। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज टिपिकली डिस्पिक्टेड एज वर्टिकल, इंडिकेटिंग दैट इन द लॉन्ग रन, ये वर्टिकली इंडिकेट कर रही होती है। ठीक है, बात को समझना, इसमें जो होता है वो जो कर्व होता है वो वर्टिकली इंडिकेट कर रहा होता है, चेंजेस इन द ओवरऑल प्राइस लेवल डू नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड। इसमें क्या कह रहा होता है कि जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, जो ओवरऑल प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, उससे वो इफेक्ट नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाइड हुई है। जाहिर सी बात है, जैसे कि किसी भी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है, उससे सप्लाई की जो चेन चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई चल रहा है, वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो उसी लेवल पर डिमांड की जा रही है, वो उसी लेवल पर सप्लाई की जा रही है, पब्लिक आज भी उसकी डिमांड कर रही है। ठीक है, जैसे एक लैपटॉप है, लैपटॉप का अगर प्राइस लेवल इधर उधर होता है, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो आज भी चल रहा है यार। हाँ, लोगों की ये रिक्वायरमेंट है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के टाइम पर फोन ले लो, फोन का प्राइस लेवल कितना भी चला जाए, ठीक है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है, जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज है, वो इफेक्ट नहीं होती हैं, लोग आज भी खरीदते हैं, लोगों की एक जरूरतें हैं। तो ये चीजें होती हैं लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड में। क्या है, पॉइंट्स याद करते हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? वो होती है द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स सच एज, किन किन फैक्टर्स पर चलती है? टेक्नोलॉजी पर, रिसोर्सेज पर, ठीक है, और इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पे जैसा पैसा रहेगा, जैसी देश की अर्थव्यवस्था रहेगी, उस हिसाब से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई चलेंगी। ठीक है, इसमें जो कर्व होता है वो वर्टिकली होता है। ठीक है, इसमें वर्टिकली क्या शो कर रहा होता है? वो कर्व ये शो कर रहा होता है कि द चेंजेस इन ओवरऑल प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल में चेंजेस हो रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं करेगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड को। ठीक है, बात समझ में आ गया? बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीजें थी और ये अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको, जिसको जो भी चीजें ना समझ में आई हूँ, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर ये मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, और ये जो नोट्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी स्कोरिंग है, और ये पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इसमें जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ें मेंशन हुई हैं, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट मेंशन हुई है। तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या किसी को भी कोई भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे इस इकोनॉमिक्स चैनल, इंस्टाग्राम के चैनल पर मैसेज कर सकता है, फॉलो करें, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।